इसमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट तब देखिए एक इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ बेसिक पीवाईक्यू डिस्कस किया था, और जैसा मैंने बोला था कि इससे अगली वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि नीट एग्जाम या फिर जेईई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है तीन चार्जेस है प्लस क्यू, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव है और सबका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू दे रखा है। प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड बी सी ए सी इज इक्वल टू 2a, यानी कि दो साइडें आइसोसेलेस ट्रायंगल की बराबर होती, तो जो बी सी और ए सी है ये दोनों आपको 2a दे रखी है, यानी ये भी आपको 2a दे रखी है और ये वाली साइड भी आपको 2a दे रखी है। ठीक है, ओके। D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CA। ये जो D है ये BC का मिड पॉइंट है, जो E है वो AC का मिड पॉइंट है। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम D टू E। तो ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे तो स्मॉल q चार्जेस रखे हुए हैं, एक कैपिटल Q चार्ज को आपको D से उठा के E पे लेके जाना है। तो ऐसा करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही सवाल इसने क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ओके। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल डी पे है तब उसकी पोटेंशियल लिख लेते हैं, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, और जब चार्ज ई पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है उसी से हम पता कर सकते हैं कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता करने के लिए हम लोग ये पता कर लेते हैं कि तीनों के तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना है और यहाँ पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो जो भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, या लेट्स से W लिखते हैं इसको, W इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम D टू E, D से E पे उठा के लेके जाना है। ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज Q इनटू डेल्टा V। डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट D एंड E। तो पहले D पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर E पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस से डेल्टा V आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जब चार्ज यहाँ रखा है तो इससे तो खैर a डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, हमें AD डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो AD डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फॉल कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है। तो इस डायग्राम को नेक्स्ट वाली स्लाइड में एक बार रिक्रिएट करते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल है लाइक दिस। इसमें ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है हमारे पास E। ठीक है, पहला टारगेट हमारा ये है कि किसी तरीके से हमें ये पता चल जाए कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। ठीक है, एंड देन जब चार्ज वहां पहुंच जाएगा तो ये डिस्टेंस भी हमें रिक्वायर्ड होगा, तो इस डिस्टेंस को भी लिख लेते हैं, लेट्स से ऐसे करके एक डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारा टास्क ये है कि हमें एक तो पता चल जाए, लेट्स अच्छा इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, A, B और C। तो टास्क ये है कि एक तो BE पता चल जाए और एक AD पता चल जाए। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो ये आपको पता A है और ये पूरा का पूरा 2A है, तो आप यहाँ से AD निकाल पाओगे, आपके पास AD आ जाएगा 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, दैट इज √3A। ठीक है, एंड सिमिलरली इसी तरीके से आप AD भी निकाल पाओगे, सॉरी AD आ गया, इसी तरीके से आप BE भी निकाल पाओगे, तो आपके पास BE भी कितना आ जाएगा, √3A। ठीक है, अब जब चार्ज कैपिटल Q इस जगह रखा हुआ है तो सभी चार्जेस से उसके डिस्टेंसेस पता चल गए। ठीक है, तो उसका पोटेंशियल पहले D पॉइंट पे लिखते हैं। तो चार्ज का पोटेंशियल लिखते हैं एट पॉइंट D, या सिस्टम का पोटेंशियल लिखते हैं एट पॉइंट D पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो तीनों चार्जेस की वजह से आएगा जो कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। पहला है तीनों के तीनों चार्जेस ऑफ कोर्स Q है, लेकिन डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है थोड़ा। दो चार्जेस से D पॉइंट का डिस्टेंस है सेम, लेकिन तीसरे चार्ज से जो डिस्टेंस है दैट इज √3A। तो हम लिखेंगे इसको K स्मॉल q डिवाइड बाय A प्लस K स्मॉल q डिवाइड बाय A, बट जो तीसरा चार्ज है ये वाला जो A पे रखा हुआ उससे जो डिस्टेंस है दैट इज KQ डिवाइड बाय √3A। यहाँ से VD आपके पास आ जाएगा 2KQ डिवाइड बाय A प्लस KQ डिवाइड बाय √3A। ठीक है, सो दिस इज VD। एंड सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल एट E।
अच्छा ई पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल एक तो इस वाले चार्ज की वजह से आएगा, एक इस वाले चार्ज की वजह से आएगा, और एक जो चार्ज बी पॉइंट पे रखा है उसकी वजह से आएगा। ठीक है, लेकिन फिर से जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा सेम ही आएगा, के 2 KQ डिवाइड बाय ए प्लस KQ डिवाइड बाय √3a। अच्छा ई पॉइंट पे और डी पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है, अगर पोटेंशियल बराबर है तो इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें, 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल Q इंटू 0, हैंस वर्क डन आपको करना पड़ेगा डी से ई तक लेके जाने के लिए 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था वर्क डन का या पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट का। आपको बस पता करना था कि डी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, ई पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, उन पोटेंशियल डिफरेंस के आप पता कर सकते थे कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल कुछ इस तरीके से ही है, वर्क डन ही उसमें कैलकुलेट करना, और वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फिर से आपको जिन भी 2 पॉइंट्स से चार्जेस को डिस्प्लेस किया गया है उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा चुका है कि किसी चार्ज पार्टिकल को द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग द सेमी सर्कल CRD, इसका मतलब चार्ज को यहाँ से उठा के इस आर्क के अलॉन्ग डी पॉइंट पे रखा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो आपने पाथ चाहे कोई मर्जी फॉलो किया हो, चाहे ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया हो, चाहे कोई इरेगुलर शेप का भी पाथ फॉलो किया हो, जो वर्क डन करना पड़ेगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, या फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल्स पे डिपेंड करता है। तो फिर से हमें अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। जो चार्जेस रखे हुए हैं, इस वाली जगह पे चार्ज रखा है प्लस क्यू और इस वाली जगह पे चार्ज रखा है माइनस क्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं। जब सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल एट सी हमारे पास आ जाएगा के ए वाले चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लेस्ड। अच्छा, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है 2L है, तो यहाँ पे आ जाएगा L। ठीक है, क्योंकि जो C पॉइंट है वो इससे भी उतना दूर है और B से भी उतना ही दूर है। ठीक है, सिमिलरली जो चार्ज एट डी पॉइंट जो चार्ज एट B पॉइंट है उसकी वजह से भी C पे पोटेंशियल निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, और पोटेंशियल एट C कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, सी पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया 0। एंड सिमिलरली हम पता कर सकते हैं पोटेंशियल है डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल फिर से इन 2 चार्जेस की वजह से आएगा। दोनों के दोनों चार्जेस देखते हैं, प्लस क्यू वाले की वजह से डी पॉइंट पे निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 2L, तो यहाँ तक हो गया, प्लस L और ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाय 3L। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसको सेमी सर्कुलर आर्क के लॉन्ग लेके गए हैं, तो इसका मतलब ये उसका सेंटर है, तो टोटल डिस्टेंस अगर 2L है तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके L हो गया और ये डिस्टेंस भी L हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2L प्लस L दैट इज 3L। एंड सिमिलरली जो चार्ज B पे रखा है उससे डी पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन L, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाय L। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो पोटेंशियल एट डी पॉइंट आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा 3L, और यहाँ आ जाएगा आपके पास के क्यू माइनस 3KQ विच इज VD इज इक्वल टू माइनस 2KQ डिवाइड बाय 3L। ठीक है, तो ये हमारे पास D का पोटेंशियल आ गया, C का पोटेंशियल आ गया। अब आपको पता है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने चार्ज को लेके गए हैं C से D पॉइंट पे, तो वर्क डन करना पड़ेगा कैपिटल Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट D माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी पॉइंट पे तो खैर पोटेंशियल 0 अभी हमने पीछे प्रूव किया, ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल Q, और डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया है, डी पॉइंट का पोटेंशियल है माइनस 2KQ डिवाइड बाय 3L माइनस 0। ठीक है, अब एक बार ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, ऑप्शंस में जो दे रखा है वो K का वैल्यू पुट कर रखा है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा माइनस 2 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय 3L इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक 2 से इसको कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस q कैप स्मॉल q डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3L। ठीक है, ओके, एक बार ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। माइनस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि 6 आ रहा है नीचे, हमारे पास 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। इसमें फिर से हमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, और जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की बात करी जाती है तो इसका मतलब कितना वर्क डन करना पड़ा ऐसा सिस्टम को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। अ थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जिस भी सर्कल के अलोंग उसको मूव करवाया जा रहा है उसकी आर्क जो उसका रेडियस है दैट इज 40 सेंटीमीटर, और सी से डी लेके जाया जा रहा है इस पाथ के अलोंग। तो पहले क्या करते हैं, सी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकाल लेते हैं, डी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे। ऐसा करने में सी से लेके डी तक लेके जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम सी टू डी। तो टास्क कहीं ना कहीं ये है कि किसी तरीके से ये पता चल जाए कि ये वर्क डन कितना करना पड़ा, और ये जो वर्क डन है इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम सी टू डी, वो फिर से वही फॉर्मूला, किस चार्ज को लेके जाया जा रहा है एक बार वो चार्ज देख लेते हैं। चार्ज है Q3, तो आ जाएगा Q3 इंटू डेल्टा वी। और डेल्टा वी निकालने के लिए सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, फिर फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कर देंगे। तो हम पहले पता करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी पता करने के लिए मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस 40 है, ये 30 है, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ध्यान देना कि यहाँ पे जो डिस्टेंसेज हैं वो सेंटीमीटर्स में, तो उनको कन्वर्ट जरूर करना पड़ेगा हमें फाइनल कैलकुलेशन में। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अच्छा, सी पे जो पोटेंशियल है वो Q1 की वजह से भी आएगा और Q2 की वजह से भी आएगा। ठीक है, Q1 से जो डिस्टेंस है वो साफ साफ दिख रहा है 40 सेंटीमीटर है, और Q2 से जो डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट सी आ जाएगा K Q1 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस K Q2 डिवाइड बाय 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट डी। अच्छा, डी पे जो पोटेंशियल है वो लिखते हैं। डी पे जब पोटेंशियल लिखेंगे तो डी जो पॉइंट है वो बी वाले से कितना दूर है, क्योंकि आर्क है, सॉरी, जो सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 40 सेंटीमीटर, उसमें से ए से लेके बी तक का 30 सेंटीमीटर है, तो बाकी बी से लेके डी तक का बचा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब Q2 से डिस्टेंस है 10 और ए से जो डी पॉइंट का डिस्टेंस है दैट इज अगेन 40। तो हमारे पास आ जाएगा K Q1 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर एंड प्लस K Q2 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर, नॉट 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जो Q2 से D पॉइंट है वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर है। अगला काम क्या है, डेल्टा V फाइंड करना, और डेल्टा V फाइंड करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू VD माइनस VC। इसका मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू VD माइनस VC करेंगे तो यहाँ पे है KQ1 बाय 40 सेंटीमीटर, KQ1 बाय 40 सेंटीमीटर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ आपके पास K Q2 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर माइनस K Q2 डिवाइड बाय 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से K Q2 तो कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे से भी अगर आप देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर कॉमन आ जाएगा। अंदर देखते हैं क्या बचेगा। ठीक है, तो डेल्टा V आपके पास यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू K Q2 डिवाइड बाय, अच्छा जो सेंटीमीटर है तो उसको बदलेंगे मीटर्स में, तो 10⁻² भी बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/1, सॉरी 10 -1/50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा K Q2 डिवाइड बाय 10⁻², यहाँ से आपके पास आ जाएगा 50, एंड यहाँ से आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 5 माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा K Q2 डिवाइड बाय 10⁻², यहाँ से आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 50। ठीक है, इस 10⁻² को उसके साथ अरेंज करेंगे तो आपके पास बचेगा नीचे 0.5, तो आपके पास आ जाएगा 4K Q2 डिवाइड बाय 0.5। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया हमारे पास। इस पोटेंशियल डिफरेंस को वापस इस फॉर्मूले में जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था इसमें, तो आपके पास आ जाएगा W इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम C टू D इज इक्वल टू Q3 इंटू, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आया हमारे पास वो कितना आया, 4K Q2 डिवाइड बाय 0.5।
4k Q2 डिवाइड बाय 0.5। अच्छा 0.5 को 1/2 लिख के 8 ऊपर भेज सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा Q3 Q2, k की जगह पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। ठीक है, अब एक बार ऑप्शन से मैच करते हैं कि क्या पूछना चाह रहा था वो हमसे। ठीक है, तो उसने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कुछ इस फॉर्म में दे रखे हैं, Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साइड कर दो, और बाकी जो बचा है दैट इज k, उसको k बोला गया है। तो Q3 को अगर Q3 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम एक साइड कर दें तो बाकी बचा मेरे पास 8 इंटू Q2। तो वापस ऑप्शन में जाके देखते हैं, 8 इंटू Q2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहा जा रहा है आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच corner of a cube of side B, then electrostatic potential energy of the charge plus q which is placed at the center of the cube। क्यूब के आठों कॉर्नर्स पे सारे के सारे आइडेंटिकल चार्जेस दैट इज माइनस क्यू रखे हुए हैं, और क्यूब के सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। आपने बस ये बताना है कि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अच्छा, क्यूब के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो सारे के सारे चार्जेस की वजह से होगा, तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं, क्योंकि जो सेंटर वाला पॉइंट है वो सारे के सारे कॉर्नर से बराबर डिस्टेंस पे, तो एक की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सेंटर पे सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना है। ओके, सो हम लिखना चाहते हैं नेट पोटेंशियल एट द सेंटर विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स द पोटेंशियल ड्यू टू द वन चार्ज। अच्छा, एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे k माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है कॉर्नर पे रखा हुआ, और डायगनल जो कॉर्नर से उस सेंटर वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस, और कॉर्नर से जो सेंटर वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस टू बी r। तो पहला टास्क तो ये है कि वो डिस्टेंस निकालना है। एक क्यूब का बेसिक डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं और इसमें देखते हैं डिस्टेंस कितना आएगा। अच्छा, साइड उसने कितनी दे रखी है, b। क्यूब की एक साइड अगर उसने b दे रखी है, इसको अगर ओरिजिन सेट कर लिया जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b, 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 और यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे तो ये पूरे की पूरी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, है ना, ये आ जाएगी आपके पास √3b। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू √3b। लेकिन मुझे तो उस डायगोनल के हाफ में ले जाके उस चार्ज को रखना है, तो इसका भी हाफ चाहिए। इसका मतलब हमारा जो स्मॉल r आ जाएगा दैट इज √3b डिवाइड बाय 2। तो मुझे ये स्मॉल r ही चाहिए था। ठीक है, स्मॉल r का वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा v1 इज इक्वल टू माइनस k स्मॉल q डिवाइड बाय r की जगह पे पुट करेंगे हम लोग √3 b, और डिवाइड बाय 2 यहाँ चला जाएगा। तो ये एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गया। ऐसे कितने चार्जेस हैं कॉर्नर पे रखे हुए, 8, आठों की वजह से जो पोटेंशियल आ जाएगा v नेट इज इक्वल टू -8 इंटू 2 k क्यू डिवाइड बाय √3b। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं किस फॉर्म में इस क्वेश्चन के। ओके, सभी ऑप्शन के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी k का वैल्यू पुट किया गया, तो हम ही अपने ऑप्शन में k का वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास ऊपर बन जाएगा -16 q, ओके, -16 q डिवाइड बाय अच्छा, जो वहाँ पे भी चार्ज रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो ये खैर पोटेंशियल आया है, k का वैल्यू एक बार पुट करते हैं। आपके पास आ जाएगा 16q, नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का अगर वैल्यू पुट करेंगे इनटू √3b। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -4 q डिवाइड बाय √3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। तो ये पोटेंशियल आ गया सेंटर पे। सेंटर पे जो पोटेंशियल है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें जिस भी चार्ज को वहाँ पे रखा जा रहा है तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज इज इक्वल टू q इंटू वी एट द सेंटर, है ना। सो u इज इक्वल टू जो भी चार्ज रखा जा रहा है वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा -4 q स्क्र हो जाएगा, एंड डिवाइड में √3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस क्वेश्चन में। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, -4 q स्क्र √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है।
ओके इसमें कहा जा रहा है इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ लेके जाएंगे तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब जब भी फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, इसका मतलब उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हेंस ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय 90 डिग्री। तो इन जनरल डायपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल मतलब इनिशियली डायपोल कैसे रखा हुआ है और फाइनल थीटा हो गया, थीटा फाइनल का मतलब कि फाइनली कितने एंगल पे लेके जाया जा रहा है उसको। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनिशियली जो डायपोल है वो पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब थीटा आई का वैल्यू हो गया जीरो, थीटा आई का वैल्यू हो गया जीरो, और फाइनली उस डायपोल को रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय 90, इसका मतलब थीटा फाइनल का वैल्यू हो गया 90। थीटा इनिशियल की जगह जीरो पुट कर देते हैं, थीटा फाइनल की जगह 90 पुट करेंगे तो cos 90 जीरो माइनस माइनस प्लस आपके पास u आ जाएगा यहाँ से p इंटू ई, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. The dipole acquire a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field. मतलब डायपोल को किसी आर्बिट्रेरी लोकेशन पे रखा हुआ है सच दैट कि उसका जो एंगल है फील्ड के साथ दैट इज थीटा, ठीक है। और ये अज्यूम करने के लिए बोला कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल टू बी जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल विल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की जब उसको किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, ठीक है। अब इसने ना इसमें ये अजम्पशन दे दी, अज्यूम करो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल की जीरो, तो हमारी जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाली ओरिएंटेशन है उसको हम इनिशियल ओरिएंटेशन लेके चलेंगे, तो इसका मतलब थीटा इनिशियल का वैल्यू ले लेंगे जीरो, थीटा इनिशियल का वैल्यू ले लेंगे जीरो और थीटा फाइनल के वैल्यू को इन जनरल थीटा बोल देंगे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू सॉरी थीटा इनिशियल ले लेंगे हम लोग 90, क्योंकि उसने बोला वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू माइनस पी ई और यहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, ठीक है, और वो वाला टर्म cos 90 की वजह से खत्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी पी ई कॉस थीटा, तो एक ये ऑप्शन है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी पी ई कॉस थीटा है, पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा, ये वाले ऑप्शन में, ठीक है। और क्या बोल रखा है, टॉर्क के बारे में बोल रखा था, टॉर्क हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है माइनस पी ई कॉस थीटा जिस भी सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस किया है, और उसी ओरिएंटेशन में एट एन एंगल थीटा जो टॉर्क लगता है दैट इज पी ई साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज लाइंग अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 90 डिग्री इज, ठीक है। फिर से वो कह रहा है कि इनिशियली जो डायपोल है वो पैरेलल टू द फील्ड है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो कैसे लिखा जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, ठीक है। अब उसकी बात सुनते हैं, उसने कहा कि इनिशियली जो डायपोल है दैट इज लाइंग पैरेलल टू द फील्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायपोल के लिए थीटा आई का वैल्यू हो गया जीरो, ठीक है, और डायपोल को रोटेट करवाना है 90 से, तो थीटा फाइनल का वैल्यू कितना हो गया 90, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से u इज इक्वल टू माइनस पी ई और ये हो जाएगा आपके पास cos 90 माइनस cos जीरो का वैल्यू 1 है और आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू पी, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल has the magnitude of its charge as q and its dipole moment as p. It's placed if it is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field, the force on it and its potential energy are respectively. देखिए जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगती है दैट इज जीरो, तो आपने सबसे पहले फोर्स में वही ऑप्शन चूज कर लेना जिसमें जीरो है, और जब वो अलोंग द फील्ड रखा जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, ठीक है। इफ इट्स डायपोल मूवमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इसका मतलब अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है तो जो डायपोल मूवमेंट है वो भी ऐसे करके है ना, पी का डायरेक्शन और दोनों पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी दैट इज माइनस पी ई
minus P is the minimum potential energy. So hence option C is correct. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है there is an electric field E in x direction if the work done in moving a charge 0.2 coulomb through a distance 2 meter along the line making an angle of 60 degree with x axis is 4 joule, then what is the value of E. तो in general किसी भी चार्ज को चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के अलोंग ना हो, उनके बीच में एंगल थीटा हो, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है एफ डी कॉस थीटा. ठीक है, थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है और फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी दैट इज क्यू इंटू ई इंटू डी कॉस थीटा. पता हमें क्या करना है, ई पता करना है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो यहाँ से ई आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू डिवाइड बाय क्यू डी कॉस थीटा. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. W का वैल्यू आपको दे रखा है 4 जूल, तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय Q का वैल्यू दे रखा है 0.2 इंटू, और D का वैल्यू दे रखा है आपको 2 मीटर, 2 मीटर से डिस्प्लेस किया, और cos 60 दैट इज 1/2. इससे ये कैंसिल हो जाएगा. आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि थीटा इनिशियल का वैल्यू है 0. थीटा इनिशियल का वैल्यू है 0. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द फाइनल पोजीशन. तो फिर से वही फॉर्मूला U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल. ठीक है, इनिशियली 0 है तो कॉस 0 1 हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा U इज इक्वल टू माइनस पी ई, ये आ जाएगा फाइनल. थीटा फाइनल को थीटा बोल रखा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉस 0 1 हो गया. इसको स्विच करेंगे तो ये माइनस साइन अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, यही बोला था उसने. ओके ये क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज वी. तो कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर होता है तो उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है, दैट इज के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर. ठीक है, ये हो जाएगा पोटेंशियल. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और स्मॉल आर के बारे में बोल रखा है कि वो कैपिटल आर से ज़्यादा है, इसका मतलब जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन वो आउटसाइड द स्फीयर है. अगर आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो के स्मॉल क्यू सॉरी कैपिटल क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, उसने एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पूछा तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो आपके पास आ जाएगा ई डिवाइड बाय वी, ई डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर. ठीक है, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और ई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आर वी डिवाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर. ठीक है, आर वी डिवाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है 3 चार्जेस हैं विच आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड एल. ये इस ट्रायंगल की सारी साइडें आपको एल प्रोवाइड कर रखी है. ठीक है, as shown in the figure, for what value of capital Q the potential energy of the system is 0. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है सिस्टम की 0 कब होएगी. ठीक है, क्या Q का वैल्यू होना चाहिए. तो पहले हम इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं. ओके, इस सिस्टम का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उसको देखते हैं. पहले ये चार्ज आया होगा तो इसके आगे इसको लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन 0. फिर इसको लाए तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल. और फिर ये जो तीसरा चार्ज जब आया होगा कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू को लाने में इसने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाया होगा और इसने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाया होगा, तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन आएगा, जिसकी वजह से 2 टर्म आएंगी पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एल प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एल. ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, आपके पास आ जाएगा के स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल प्लस 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एल.
विच इज इक्वल टू यू। ये हो जाएगी इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसने बोला है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना है हमें। इसको जीरो कर देते हैं। इसको जैसे ही हम जीरो करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल क्यू क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल प्लस 2 कैपिटल के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय इंटू क्यू डिवाइड बाय एल। इसको इधर ले जाते हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा के स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू -2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, के से एक क्यू से एक क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा क्यू बाय 2 इज इक्वल टू माइनस क्यू, और वी कैन सी कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 2। हमें यही बताना था कि कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या लिया जाए सच दैट कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाए 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ओके दैट्स इट। आज की क्लास के लिए इतना ही है। आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कैपेसिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, और उसके कुछ बेसिक जो नीट एग्जाम में पूछे जाने वाले PYQ हैं उनको प्रैक्टिस किया जाएगा। आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।